नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमोन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। तो आज अपन रीट पात्रता परीक्षा का जो मेजर टेस्ट पेपर 1 है, ठीक है। वैसे ये लेवल 2 साइंस मैथ का पेपर है, लेकिन जो ये इसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। तो उनके अपन क्वेश्चन पहले देखेंगे जो दोनों लेवल के लिए सेम है, ठीक है। तो ये मेजर टेस्ट पेपर 1 है, इसका सोल्यूशन अपन करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर अपन साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी रीट के पेपर होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, ठीक है। और यहाँ पर कुल कितने प्रश्न है, इसके अंदर 60 प्रश्न है, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को अपन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम से संबंधित असत्य कथन है। इससे संबंधित पूछा है, डाउन सिंड्रोम से संबंधित। देखो, यह ट्राइसोमी 21 कहलाता है। तो जो डाउन सिंड्रोम है वो क्या कहलाता है, ट्राइसोमी 21 कहलाता है, इसी का नाम है ये, ठीक है। तो ये तो सही है यहाँ पर। दूसरा, इसका असर बच्चे की बौद्धिक और विकासात्मक पक्ष पर पड़ता है, ठीक है। देखो, जो डाउन सिंड्रोम ये एक प्रकार का विकार है, ठीक है। तो इसका असर बच्चे की बौद्धिक और विकासात्मक पक्ष पर पड़ता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। तीसरा, कि यह वातावरण जनित विकार है। तो ये वातावरण जनित विकार नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। 3 नंबर, किस प्रकार का विकार है, तो यह अनुपातिक विकार है, ठीक है। और इसे मंगोलिज्म की भी कहते हैं, क्योंकि बीमारी एक प्रकार की, तो ये आ जाएगा मंगोलिज्म भी इसको कहते हैं। तो ये भी क्या जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर क्या है, गलत है। किस प्रकार का विकार है, यह अनुपातिक विकार, यह आनुवंशिक विकार है, ठीक है। आंसर है आनुवंशिक विकार है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, असम्मिलित छांटिए, असम्मिलित को छांटिए। देखो, पहला देखिए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधित विकार, ठीक है। ये पढ़ने से संबंधित विकार है। तो इसमें तो वैसे ये पढ़ने से संबंधित विकार इस प्रकार आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, असम्मिलित हो गया, ठीक है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया होता है लेखन से संबंधित विकार, तो ये यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तीसरा, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया होता है गणना संबंधी विकार, ये होता है गणना से संबंधित विकार, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी कि उपरोक्त सभी जो कथन है ये क्या है, असम्मिलित है। यानी तीनों कथन क्या है, असम्मिलित है। डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार है, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार, और डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 8 वर्षीय राहुल की बुद्धि लब्धि 10 वर्षीय मनोज जितनी है। समझिएगा, 8 वर्षीय राहुल की बुद्धि लब्धि 10 वर्षीय मनोज की जितनी है, ठीक है। यदि राहुल की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो मनोज की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। देखो, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। किस प्रकार से निकालेंगे, देखो पहले अपन राहुल की बुद्धि लब्धि निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल की वास्तविक आयु कितनी है, 8 है, ठीक है, कितनी है, 8। और यहाँ पर मानसिक आयु कितनी आएगी कि 10 वर्ष की मनोज की जितनी है, तो यहाँ पर जाएगा 10 इंटू कितना हो गया, 100, ठीक है। देखिए काटते हैं, ये 5 और ये 4, ठीक है, ये हो जाएगा 25 बार, कितना आ गया, 125, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 125। अब अपन देखेंगे किसकी, मनोज की मानसिक आयु। तो मनोज की मानसिक आयु, यहाँ पर मनोज की मानसिक आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मानसिक आयु रहने दे, बटावा वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 10 इंटू करते हैं 100 बराबर कितनी है, यह जाएगा 125। तो यहाँ पर आप कर देंगे 125, इधर काटते हैं और मानसिक आयु ज्ञात करेंगे, मानसिक आयु बराबर क्या हो जाएगा, 125 बटे हुए 10, और यहाँ पर काटेंगे तो कितना जाएगा, 12.5। तो ये 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनोज की मानसिक आयु कितनी है, 12.5 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमूर्त बुद्धि के संबंध में सत्य है। अमूर्त बुद्धि के संबंध में क्या पूछा है, सत्य है। देखो,
यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बुद्धि से संबंधित 3 प्रकार बताए थे, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ठीक है, देखो पहला है कि यह सामाजिक व्यवहार में सहायक है। ठीक है, ये सामाजिक व्यवहार में सहायक है, तो ये तो सामाजिक आ रही, तो ये सामाजिक बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, सामाजिक। दूसरा है यह हस्त लागू हाथ की कारीगरी से संबंधित है, तो ये तो आ जाएगी मूर्त बुद्धि। ठीक है, आ जाएगी मूर्त बुद्धि। तीसरा है यह मानसिक प्रतिमाओं के निर्माण में सहायक है, तो ये मानसिक जो है मानसिक प्रतिमाओं के निर्माण में सहायक है, तो ये आ जाएगी अमूर्त बुद्धि। ठीक है, इसमें आ जाएगा 3 नंबर, ये सत्य है। चौथा है ये व्यवसायिक और व्यवहारिक बुद्धि है, तो ये भी किस प्रकार की बुद्धि है, ये भी आ जाएगी मूर्त बुद्धि। ठीक है, तो राइट आंसर है सत्य कथन ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, क्या कर रहा है, गिलफोर्ड के प्रारंभिक मॉडल में यह प्रकोष्ठ उपस्थित नहीं था। देखो गिलफोर्ड ने सिद्धांत क्वेश्चन दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत या संरचना मॉडल इसको कह सकते हैं। इसमें 3 कारक बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, संक्रिया में 6 प्रकार थे, विषय वस्तु में 5 थे और उत्पाद में 6 थे। कुल जो प्रारंभिक थे वो थे 120 और बाद में हो गए थे 180। तो यहाँ पर पूछा गिलफोर्ड के प्रारंभिक जो मॉडल है इसमें यह प्रकोष्ठ उपस्थित नहीं था, तो कौन सा नहीं था इसके अंदर, तो इसमें जो सर्वे है ये नहीं था। ठीक है, सर्वे इसमें शामिल नहीं था। आगे देखिए छठा प्रश्न है, भाटिया जी के परीक्षण का भाग नहीं है। देखो भाटिया इन्होंने बुद्धि से संबंधित 5 परीक्षण बताए थे, कितने, 5। ठीक है, तो कौन सा नहीं था, देखो कोहस ब्लॉक डिजाइन ये तो था, भूल भुलैया ये नहीं था, भूल भुलैया इसमें नहीं था, पैटर्न ड्राइंग था, तत्काल स्मृति था, और एक था चित्र निर्माण, एक था चित्र निर्माण, क्योंकि 5 परीक्षण बताए थे, एक था चित्र निर्माण। ठीक है, चित्र निर्माण, और एक था अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण। तो ये 5 प्रकार बताए थे, जिसमें से कौन सा नहीं था, भूल भुलैया परीक्षण नहीं था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गार्डनर के प्रारंभिक मॉडल में नहीं थी। हावर्ड जो गार्डनर है इसके प्रारंभिक मॉडल में नहीं थी। तो देखो हावर्ड गार्डनर ने यहाँ पर 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, और प्रारंभिक में 8 प्रकार थे, और नवी ये बाद में जुड़ी थी, तो नवी थी यहाँ पर अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक जो मॉडल थे इसमें कौन सी नहीं थी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, प्रारंभिक में 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, तो ये जो 2 नंबर है ये आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह कथन किसने दिया था, तो यह कथन देने वाले थे अल्बर्ट बी ने। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो सिरिल बर्ट। कौन सा, सिरिल बर्ट। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालकों के वर्गीकरण में प्रशिक्षणीय वर्ग है। प्रशिक्षणीय वर्ग कौन सा है, 35 से 50। कौन सा, 35 से 50। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना के पक्ष हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना के पक्ष हैं। देखो इदम अहम पराहम ये भी है, और चेतन पूर्व चेतन और पूर्व चेतन अचेतन, तो ये भी इसमें आ जाएगा, यानी 1 व 2। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शराब पीने से मना करने पर एक व्यक्ति यह कहता है कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। यह कौन सी रक्षा युक्ति है। देखो वापस देखिएगा कि शराब पीने से मना करने पर एक व्यक्ति यह कहता है कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। तो ये क्या, कौन सी प्रकार की रक्षा युक्ति जाएगी, देखिए ये जाएगी कौन सी, युक्तिकरण। ठीक है, कौन सी है, युक्तिकरण। इसमें क्या होता है, खुद की स्थिति को अच्छा और दूसरों की स्थिति को क्या बताते हैं, खराब, यानी कि अंगूर खट्टे वाली बात यहाँ पर आती है, तो इसमें जाएगा युक्तिकरण। ठीक है, उदादीकरण क्या है, उदादीकरण होता है खराब आदत को अच्छी आदत में बदलना। ठीक है, खराब आदत को
अच्छी आदत में बदलना, ये होता है उदात्तीकरण। दमन जो है, दमन होता है बुरी आदतों को अचेतन मन में धकेलना, ये होता है दमन। प्रक्षेपण क्या है? प्रक्षेपण दोषारोपण करना, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो होता है प्रक्षेपण, यानी दोषारोपण करना। तो यहाँ पर हो जाएगा युक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति के पास एक नौकरी का विकल्प तो है, कि एक व्यक्ति के पास एक नौकरी का विकल्प तो है किंतु वेतन बहुत कम है, ठीक है। वही एक चिंता यह भी है कि उसे और कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, इसे नहीं चुना तो वह बेरोजगार ही रहेगा, यह है। तो यहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव की बात हो रही है, तो यह जाएगा परिहार परिहार द्वंद्व, ठीक है। इसमें जाएगा 3 नंबर। देखो ग्राह्य होता है ये पद्धति, और ये परिहार वर्जन, पद्धति वर्जन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर वर्जन वर्जन द्वंद्व। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रकारात्मक वर्गीकरण से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है। देखो व्यक्तित्व के प्रकारात्मक वर्गीकरण से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्या जाएगा यहाँ पर? देखो शेल्डन, क्रेसमर और यूंग, ये तीनों किससे संबंधित है? प्रकारात्मक वर्गीकरण से। एक जो केटल है यहाँ पर विशेषक उपागम से संबंधित, तो यहाँ पर 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया? एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया? तो यहाँ पर बताया था इन्होंने 7:1:1, ठीक है। इसमें जाएगा 1 नंबर। और 1:1:7 जो है ये बताया था एक्टोमार्फिक, और 1:7:1 ये बताया था मिसोमार्फिक, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, हस्तशिल्प का प्रशिक्षण किन बच्चों के लिए उपयोगी है? हस्तशिल्प का प्रशिक्षण किन बच्चों के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पर जाएगा मंदबुद्धि बच्चों के लिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वंचित बालक नहीं हो सकता। देखो एक वंचित बालक नहीं हो सकता, देखो पिछड़ा बालक भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, मंदबुद्धि भी हो सकता, नहीं हो सकता, इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक वंचित बालक क्या नहीं हो सकता? इनमें से कोई नहीं, ये है इसका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। देखो शोधन, प्रक्षेपण, दमन ये अप्रत्यक्ष है, और जो अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना ये है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष युक्ति है, ठीक है। तो 18 में जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है? मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो वह दिया था रोश ने, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिम्बार्डो व रुक के अनुसार अभिसारी चिंतन को कह सकते हैं। किसके अनुसार? जिम्बार्डो व रुक के अनुसार अभिसारी चिंतन को हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा निगमनात्मक चिंतन, ठीक है, 1 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली संक्रियाओं को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में यानी कि कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। देखो यहाँ पर मूल्यांकन अगर आप देख रहे हो तो मूल्यांकन वैसे लास्ट में होता है, तो इसको देखकर भी आप यहाँ पर उत्तर सही कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर 4 लास्ट में आएगा वही यहाँ पर उत्तर आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा समस्या की पहचान, ठीक है। फिर यहाँ पर उपलब्धि जो उपलक्ष्य निर्धारण है ये जाएगा यहाँ पर 2 नंबर में, और 3 नंबर में समाधान का क्रियान्वयन करना, और 4 नंबर में जाएगा प्रतिफल या परिणाम का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है 4 नंबर। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्मितवाद के 5 ई उपागम के सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर विस्तार, क्या आएगा इसमें? 22 में 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है,
कि यदि कोई व्यक्ति भ्रमण की योजना बना रहा है तो यह किस प्रकार की कल्पना है। एक व्यक्ति भ्रमण की योजना बना रहा है तो ये किस प्रकार की कल्पना है। तो यह जाएगी फिर व्यवहारिक। कैसी है? व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था। तो जाएगा सर फ्रांसिस गाल्टन। इसमें जाएगा 4 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं चलनशीलता पाते हैं और प्रतिमानता, यानी इसमें जाएगा 3 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 26, मेस्लो की सोपानिकी में सबसे निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति के तुरंत बाद आती है। तो अब्राहम मेस्लो ने कितने प्रकार की आवश्यकता बताई थी? 5। पहली थी शारीरिक या जैविक, ठीक है। इसके बाद दूसरी थी सुरक्षा, पहले जाएगी यहाँ पर ये जैविक आवश्यकता जो है ये पहले नंबर पर थी, सुरक्षा दूसरे नंबर पे यहाँ पर बताई दी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में आत्मीयता या प्रेम ये 3 नंबर पे थी। 4 नंबर में आ जाएगी सम्मान, ये 4 नंबर में थी। और 5 नंबर पर थी आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे जो निम्नतम आवश्यकता यानी जैविक आवश्यकता या फिर शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, तो इसकी पूर्ति के तुरंत बाद आती है। देखो तुरंत बाद पहले आ गई जैविक, तुरंत बाद कौन सी आएगी? सुरक्षा, 2 नंबर में सुरक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः इस शब्द से आया है। अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन है इसका शाब्दिक अर्थ कौन से शब्द से आया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा, मूवेर, ठीक है, 3 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से सर्वोत्तम परिभाषित करने वाला शब्द है। सर्वोत्तम परिभाषित करने वाला शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर है साधन, ठीक है। बाहरी अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से सर्वोत्तम परिभाषित करने वाला शब्द कौन सा है? साधन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्णतः जैविक अभिप्रेरक है। जैविक अभिप्रेरक काम, उपलब्धि, संबंधन या फिर नींद। यहाँ पर आ जाएगा नींद, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या पूछा है? सत्य कथन ज्ञात कीजिए। पहला कि आवश्यकताएं प्राणियों के भीतर का तनाव है। यह कुछ उद्दीपनों या लक्ष्य के संबंध में प्राणी के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती हैं, तो उनकी प्राप्ति की ओर निश्चित क्रिया को उत्तेजित करती हैं। ये तो सत्य कथन है। दूसरा है अंतर्निरोध आदि शक्ति का मूल है जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है। ये भी सही है। तीसरा उद्दीपन व्यवहार को उद्दीप्त करता है, कायम रखता है और निर्देशित करता है। ये भी क्या है? सत्य कथन है। यानी सभी की सभी कथन सत्य हैं। तो आज की क्लास में अपन लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर थे, ठीक है, वैसे 60 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, लेकिन यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन कॉमन ही है और बाकी जो 30 बचे हुए साइकोलॉजी के भी कॉमन है। तो आज की क्लास में अपन 30 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। फिर अपन हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से जो कॉमन है वही क्वेश्चन अपन सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।